नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो भारत के इतिहास और समाज से बहुत गहराई से जुड़ा है। भारतीय जाति व्यवस्था की आनुवंशिक जड़ें। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास माइकल बामशद और उनके साथियों का 2001 का एक अहम शोध पत्र है जो इस जटिल पहेली को डीएनए के जरिए समझने की कोशिश करता है। हाँ, जीनोम रिसर्च में छपा था। ये काफी महत्वपूर्ण काम है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि तथ्य क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये डीएनए की कहानी भारत के सामाजिक इतिहास की इस गुत्थी को सुलझाने में कैसे मदद करती है। बिल्कुल, खासकर जब हम एशियाई और यूरोपीय आबादी के संदर्भ में इसे देखते हैं। हाँ, चलिए तो इस आनुवांशिक सफर पर चलते हैं। तो अध्ययन का मूल सवाल क्या था? वो जानना क्या चाह रहे थे? असल में मुख्य सवाल यही था कि भारत की अलग अलग जातियों की आनुवंशिक बनावट क्या है। क्या इसमें पुरानी एशियाई जड़ों की छाप ज्यादा है या फिर पश्चिमी यूरेशियाई, मतलब जिसे हम आमतौर पर यूरोपी कह सकते हैं, उस आबादी का भी असर है? अच्छा। और इसे समझने के लिए उन्होंने 3 तरह के जेनेटिक मार्कर देखे। 3 तरह के कौन कौन से? एक तो वो जो मां से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी mtDNA। ठीक है, mtDNA। दूसरा जो पिता से मिलता है, Y क्रोमोसोम। और तीसरा वो डीएनए जो हमें माँ पिता दोनों से मिलता है, ऑटोसोमल डीएनए। अच्छा, तो माँ पिता और दोनों। ठीक है, तो माँ वाले डीएनए यानी mtDNA से क्या पता चला? हाँ, तो जब mtDNA को देखा तो एक दिलचस्प बात सामने आई। लगभग सभी जातियों में, चाहे वो ऊंची हो या नीची, हाँ, जो मुख्य आनुवंशिक कड़ी थी वो बहुत पुरानी एशियाई आबादी से जुड़ती दिखी, जिसे प्रोटो एशियाई कह सकते हैं। यानी मात्र वंश के हिसाब से हम एशियाई आबादी के ज्यादा करीब हैं। ज्यादातर, हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच भी था। अच्छा, क्या? लगभग 20 से 30% भारतीय mtDNA पश्चिमी यूरेशियाई, मतलब यूरोपीय मूल के ग्रुप से आता है। ओह, 20-30%, ये तो काफी है। हाँ, और ये यूरोपीय अंश उच्च जातियों में ज्यादा मिला। जैसे एक हैप्लो ग्रुप है M, वो मूल रूप से एशियाई है, वो तो खैर ज्यादातर भारतीयों में है। लेकिन जो पश्चिमी यूरोपीय हैप्लो ग्रुप है जैसे U, वो उच्च जातियों में ज्यादा दिखे। अच्छा, तो माँ की तरफ की कहानी मुख्य रूप से एशिया की है, पर ऊंची जातियों में थोड़ा यूरोपियन पुट भी है। लेकिन Y क्रोमोसोम ने क्या बताया? क्या पिता की तरफ से भी यही तस्वीर थी? यहीं पर कहानी थोड़ी पलट जाती है। पलट जाती है कैसे? पिता से मिलने वाले Y क्रोमोसोम के विश्लेषण ने यूरोपीय आबादी के साथ ज्यादा समानता दिखाई। अरे, खासकर उच्च जातियों में। अच्छा। जब Y क्रोमोसोम के अलग अलग हिस्सों को देखा तो नतीजा ये था कि ऊंची जातियां एशियाई लोगों की तुलना में यूरोपीय लोगों के आनुवंशिक रूप से ज्यादा करीब थीं। किसके ज्यादा करीब? यूरोपीय लोगों के, और खासकर पूर्वी यूरोप की आबादी के। पूर्वी यूरोप, ये तो दिलचस्प है। और ये करीबी जाति व्यवस्था में ऊपर जाने पर बढ़ती जाती थी। मतलब आनुवांशिक दूरी यूरोपीय लोगों से कम होती गई और एशियाई लोगों से बढ़ती गई। अरे वाह, ये तो mtDNA से बिल्कुल उल्टा पैटर्न है। माँ और पिता की कहानियां अलग अलग दिशाओं में। ये तो वाकई पेचीदा मामला है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो तीसरा वाला डीएनए क्या कहता है, जो दोनों तरफ से मिलता है, ऑटोसोमल डीएनए? क्या उसने इस गुत्थी को सुलझाने में कुछ मदद की? हाँ, ऑटोसोमल डीएनए ने, जो दोनों पेरेंट्स से बराबर मिलता है, उसने काफी हद तक पिता वाले पैटर्न की ही पुष्टि की। यानी Y क्रोमोसोम वाले नतीजों की। हाँ, जब कई सारे ऑटोसोमल मार्कर जांचे गए तो फिर से वही दिखा। ऊंची जातियों का आनुवांशिक झुकाव यूरोपीय आबादी की तरफ निचली जातियों की तुलना में साफ तौर पर ज्यादा था। तो मतलब तीनों तरह के सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, Y क्रोमोसोम और ऑटोसोमल वाले। हाँ, संक्षेप में कहें तो माँ, पिता और दोनों से मिले डीएनए के 5 अलग अलग तरह के विश्लेषणों ने एक ही पैटर्न दिखाया। क्या पैटर्न? जैसे जैसे जाति क्रम में ऊपर जाते हैं, यूरोपीय लोगों से आनुवंशिक समानता बढ़ती है और एशियाई लोगों से कम होती जाती है। ये सिर्फ वंशावली का नक्शा नहीं लगता। नहीं, ये दिखाता है कि कैसे शायद हजारों साल पहले के सामाजिक पैटर्न, हो सकता है प्रवासन या शादी ब्याह के नियम, वो आज भी हमारे डीएनए में झलक रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी अलग अलग आनुवंशिक धागों को, माँ की लाइन, पिता की लाइन और दोनों से मिला डीएनए, इनको अगर एक साथ पिरोकर देखें तो क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? इसका कुल मतलब क्या निकलता है? देखिए, सबसे तार्किक व्याख्या तो यही लगती है कि आज की हिंदू भारतीय आबादी की जो बुनियाद है वो मुख्य रूप से प्राचीन एशियाई यानी प्रोटो एशियाई है।
बुनियाद एशियाई है। हाँ, लेकिन इस बुनियाद पर पश्चिमी यूरेशियाई यानी यूरोपीय आबादी का मिश्रण भी हुआ है। मिलावट हुई है। हाँ, और ये मिश्रण 2 मायनों में खास था। कैसे? पहला, ये लिंग आधारित था, मतलब पुरुषों का योगदान ज्यादा था महिलाओं की तुलना में। पुरुषों का योगदान ज्यादा, ऐसा कैसे पता चला? वो वाई क्रोमोसोम और एमटीएनए के अलग अलग पैटर्न से वाई क्रोमोसोम जो पिता वाला है ज्यादा यूरोपीय समानता दिखा रहा था, जबकि एमटीएनए माँ वाला कम। अच्छा, हाँ समझ गया। और दूसरा खास पहलू क्या था? दूसरा ये कि ये मिश्रण जाति व्यवस्था से जुड़ा था। ऊंची जातियों में ये यूरोपीय अंश ज्यादा पाया गया। अच्छा, तो बुनियाद एशियाई पर मिश्रण यूरोपीय पुरुषों का ज्यादा, और वो भी ऊंची जातियों में ज्यादा। बिल्कुल। और अगर हम इसे भाषा के नजरिए से जोड़कर देखें, हाँ, तो ये पैटर्न शायद भारत और यूरोप के बीच जो इंडो यूरोपीय भाषाएं कॉमन हैं, उनकी मौजूदगी को समझने में मदद कर सकता है। कैसे? मतलब क्या ये सीधे साझा पूर्वजों की बात है? शायद सीधे साझा पूर्वजों की नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि भाषा का फैलाव बाहरी पश्चिमी यूरेशियाई आबादी और जो मूल भारतीय आबादी थी उनके बीच संपर्क और मिश्रण से हुआ हो, मतलब भाषा का ट्रांसफर। अच्छा, ये एक संभावना है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये जो आनुवंशिक शोध है, ये भारतीय आबादी की एक बहुत ही मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। हाँ, एक प्राचीन एशियाई नींव है जिस पर पश्चिमी यूरेशियाई आबादी का महत्वपूर्ण मिश्रण हुआ है। और वो मिश्रण जातीय और लिंग दोनों से जुड़ा था। बिल्कुल, और इन सब ने मिलकर भारत के आज के आनुवंशिक परिदृश्य को घड़ा है। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। यह अध्ययन हमें दिखाता है कि किसी भी आबादी का इतिहास कितना जटिल और बहुस्तरीय हो सकता है। अक्सर उसमें प्रवास और मिश्रण की कई परतें होती हैं। सही बात है। और ये याद दिलाता है कि आनुवंशिक वंशावली हमेशा आज की सामाजिक श्रेणियों या भाषाओं के खांचों में पूरी तरह फिट नहीं बैठती। इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता। हाँ, और ये हमें इस बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे समाज, संस्कृति, इतिहास और आनुवंशिकी ये सब मिलकर किसी आबादी की कहानी लिखते हैं।